क्या होती है नस्य चिकित्सा और पंचकर्म में कितनी अहम है ये नस्य चिकित्सा। जी देखिए, जैसे आपने पंचकर्म का जो है शब्द का प्रयोग किया है, तो आयुर्वेद में एक ये चिकित्सा का एक ब्रांच है हमारा, जिसको कि हम शोधन चिकित्सा कहते हैं। यानी कि उसमें क्लीनिंग हमारा मेन उद्देश्य है। जो टॉक्सिन्स हैं, जो दोष हैं शरीर में जो बढ़े हुए हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने की 5 विधियां हैं। और इन 5 विधियों में अगर देखें तो इसमें से एक जो है वो नस्य है। जैसे कि वमन है, एक विरेचन है, बस्ती है, नस्य। नस्य यानी कि हमारी जो नाक है, नासिका जो है, नासिका से ही ये शब्द जो बना नस्य, नासिका के माध्यम से, नोज के माध्यम से हम जो है इसमें औषधि डालते हैं। और औषधि जो है कहाँ डालते हैं? ऐसा माना जाता है कि हमारी नाक जो है वो हमारे सिर का द्वार है। यानी कि हमारे जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, आँख, नाक, गला, ये जो पूरा हिस्सा ऊपर का है, इसका मेन डोर ये है। तो वहाँ पर हमें कोई चीज़ अगर पहुँचानी है, कुछ हमें पोषण पहुँचाना है, या वहाँ से कुछ टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है, तो उसका माध्यम ये नाक है। और उस नाक के माध्यम से जो चिकित्सा की जाती है, बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ, उसको नस्य चिकित्सा कहते हैं। आमतौर पर पंचकर्म सेंटर्स में की जाती है, डॉक्टर की देखरेख में की जाती है। कुछ चीज़ें हम घर में भी आपको कई बार बताते हैं अपने शो में कि नाक में बादाम का तेल डालो, नाक में सुबह शाम तिल का तेल लगाइए। तो ये एक रोजमर्रा की चीज़ें। लेकिन जहाँ चिकित्सा की बात करें, नस्य चिकित्सा जो है, जो पंचकर्म का एक हिस्सा है, वो डेफिनेटली आपको एक चिकित्सक की देखरेख में करानी चाहिए। बहुत अच्छी चिकित्सा है, बहुत सारे रोगों में फायदा करती है। उसके बारे में और जिक्र करेंगे आपको। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीकानेर से हैं। आप अपना नाम बता के सवाल कर सकते हैं। हाँ जी सर, एक्चुअली बताना चाहूँगा, मेरे फादर हैं पैरालाइज है लास्ट 5 ईयर से। जी। तो सर उनके बीमारी के रिगार्डिंग काफ़ी सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ खिलाई है उन्हें, बट सर सही नहीं हो पाते हैं। देखिए, पैरालाइज्ड है 5 साल से, डेफिनेटली रोग गंभीर है। तो मैं आपको जब भी कोई चीज़ बताता हूँ, आप लोगों से बातें मैं करता हूँ इस शो के माध्यम से, तो मैं आपको कोशिश करता हूँ कि जो सही मार्ग है वो आपको बताया जाए। 5 साल से पैरालाइज्ड है तो पुराना रोग हो चुका है, और अभी उनकी स्थिति खराब है, अच्छी स्थिति नहीं है। दवाई आपने काफ़ी कराई है। मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। एक तो उनकी पूरी बॉडी में मालिश जरूर करिए। कोई भी तेल ले लीजिए, तिल का तेल हो तो बहुत अच्छा है। मालिश करने से थोड़ा बहुत सर्कुलेशन होगा, क्योंकि दिन भर जो व्यक्ति लेटा रहता है, चल फिर नहीं पाता, तो उसको खून का सर्कुलेशन अच्छा रहना चाहिए। दूसरा, कुछ टॉक्सिन्स बॉडी के बाहर से निकलेंगे, मांसपेशियों को थोड़ी शक्ति मिलेगी, नसों को थोड़ी शक्ति मिलेगी। इसके अलावा, क्योंकि ये रोग मुख्य रूप से हमारे मस्तिष्क से संबंधित है, हमारे ब्रेन के अंदर कुछ हिस्सा कोई डैमेज हो गया है, वहाँ कोई ब्लीडिंग हो गई है, कुछ वहाँ पर नस फट गई है, वहाँ पर हेमरेज होकर के कोई क्लॉट बन गया है, अनेक उसके कारण हैं। तो जो हिस्सा वहाँ खराब हुआ है, कमज़ोर हुआ है, उसको शक्ति देने के लिए कुछ टॉनिक्स हैं आयुर्वेद में, अच्छे टॉनिक्स हैं। वो आयुर्वेदिक चिकित्सक से जब आप मुलाकात करेंगे तो वो आपको दवाइयाँ देंगे। आप घर में अगर लेना चाहें तो ब्राह्मी और अश्वगंधा का एक चूर्ण बना करके उनको सुबह शाम जो है उस मिक्सचर में से 1-1 चम्मच आप दूध के साथ सेवन कराइए, तो उससे फ़र्क पड़ेगा। और नस्य की आज हमने बात की, और नस्य का मैंने जिक्र किया था कि पैरालिसिस के केसेस में भी नस्य हम कराते हैं। तो कम से कम उनकी नाक में हल्का सा तेल, जो तिल का तेल या सरसों का तेल, आप रोज़ डालें, और उनको थोड़ा कहें, अगर वो ले सकते हैं तो उसको थोड़ा अंदर उसको खींचने की कोशिश करें। तो उससे नसों को भी शक्ति मिलती है, हमारे मस्तिष्क को भी नरिशमेंट मिलती है, और कुछ ना कुछ शरीर में उनको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। लेकिन केस गंभीर है तो चिकित्सा की जहाँ बात आती है, तो मैंने आपको जनरल चीज़ें बताई जो आप घर पे कर सकते हैं। चिकित्सा की बात आती है तो डॉक्टर से पूरी परामर्श करके, बातचीत करके, आयुर्वेदिक डॉक्टर से बातचीत करके उनकी चिकित्सा करनी चाहिए। आपके लिए हमने सुविधा एक रखी है कि आप फ़ोन के माध्यम से हमारे डॉक्टर से कभी भी बात कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हमने क्लिनिक्स खोली हैं काफ़ी शहरों में, वहाँ जा कर के आप पर्सनली रिपोर्ट्स वगैरह दिखा करके डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद में आपको ज़रूर आना चाहिए, आयुर्वेद की शरण में, और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रयास जरूर करना चाहिए। तो चलिए, डॉक्टर साहब ने हमको ये तो बता दिया है कि क्या होती है नस्य चिकित्सा, लेकिन नस्य चिकित्सा की आवश्यकता किन किन लोगों को ज्यादा होती है और किन बीमारियों में इस चिकित्सा से फायदा मिलता है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि नाक, अपना कान, गला, सिर, इसके जितने भी रोग होते हैं, जैसे कि साइनोसाइटिस बड़ा कॉमन सा रोग है लोगों को, नज़ला है, छींकें आती हैं, जुकाम है, ये बार बार उनको कान में कोई दर्द होता है, कान में कुछ आवाज़ें आती हैं, या मस्तिष्क के आपको रोग हैं, आपको नींद नहीं आती है, माइग्रेन होता है, या
किसी ब्रेन के किसी हिस्से में कोई कहीं कमजोरी आ गई है, उसकी वजह से आपको मान लो फेशियल पैरालिसिस हो गया है, इवन जो सर्वाइकल के जो रोग होते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, या आपको गर्दन का दर्द है या कंधों में भी दर्द जा रहा है, वहाँ तक जा कर के इफेक्ट करता है। बहुत अच्छी चिकित्सा है। और हमने देखा है कि जिन लोगों को खास तौर से डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, नींद रात को नहीं आती, इंसोम्निया उनको है, मस्तिष्क में इवन जो स्किज़ोफ्रेनिया यानी कि जो डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये इसका दिमाग जो है ठीक काम नहीं कर रहा है, पागल हो गया एक तरह से, ऐसे रोगों में भी ऑफ कोर्स देयर आर अदर ट्रीटमेंट्स, और भी ट्रीटमेंट है, लेकिन उसके साथ साथ ये नस्य चिकित्सा भी बहुत फायदेमंद होती है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रविंद्र है पलवल से। जी क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर एक्चुअली बात है कि जब मैं कुछ फास्ट फूड वगैरह खा लेता हूँ या फिर अंडा वगैरह, तो उसके बाद ना पेट में दर्द होता है। अच्छा। तो पछता नहीं है, उल्टियाँ वगैरह आने लगती है। जी जी, देखिए कुछ लोगों का पाचन कमजोर होता है और कुछ लोगों को एलर्जी भी होती है किसी विशेष फूड से। जैसे आपने अंडे की बात की, ऐसे मैंने काफ़ी पेशेंट देखे हैं कि अगर वो एग्स का सेवन करते हैं, अंडे का सेवन करते हैं, तो उनको आधा पौना घंटे बाद उनके पेट में दर्द होने लगता है, यानी कि अंडा उनको सूट नहीं करता, उनमें कोई ऐसा तत्व है अंडे के अंदर जो उसका पचता नहीं है और उसको दर्द होता है। जहाँ तक आपने फास्ट फूड की बात की, तो फास्ट फूड भी जो है उसमें भी कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स, ऐसे चीज़ हो सकते हैं जो आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रहे। सबसे पहले तो आपको अपने पाचन को इम्प्रूव करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी पाचक दवाइयाँ आप आयुर्वेद में ले सकते हैं। आयुर्वेद में काफ़ी सारी दवाइयाँ, हमारे यहाँ एक डाइजेस्टोल टैबलेट बड़ी अच्छी है, उसका प्रयोग आप 2-2 गोली सुबह शाम करें, केवल पाचन को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन ये भी हमें देखना है कि कहीं आंतों के अंदर आपको कोई सूजन तो नहीं है, या पेट के अंदर कोई सूजन तो नहीं है, गैस्ट्राइटिस तो नहीं है, कोलाइटिस तो नहीं है, कोई वहाँ पर एसिडिटी तो नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा जलन तो नहीं होती है, हाइपर एसिडिटी तो नहीं है। ये चीज़ें थोड़ा सा परामर्श करने के पश्चात आपको डेफिनेटली हम और अच्छी दवाई दे सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना करें कि जो भोजन आपको सूट नहीं करते उनको 2-3 महीने आप त्याग दें, और 2-3 महीने पूरा अपने जठराग्नि, अपनी अग्नि को तेज करने के लिए आप जो है कुछ प्रयास करें। थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा भोजन से पहले आप चबा करके खाएं। आप लवण भास्कर चूर्ण जो है 1-1 चम्मच भोजन के पश्चात खाएं। सौंफ 1 चम्मच खाना खाने के बाद आप खाएं। पुदीना धनिया की चटनी बना करके आप खाएं। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, सब जगह इजीली अवेलेबल हैं, आपके रसोई में भी उपलब्ध हैं। लेकिन इनका प्रयोग यदि हम सही रूप से करना जानें तो बहुत गुणकारी चीज़ें हैं। कई बार हम देखते हैं कि रसोई में हमारे चीज़ें पड़ी हुई हैं, मसाले पड़े हुए हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं है उनका उपयोग कैसे करना है। तो इस शो के माध्यम से हम आपको ये छोटी छोटी चीज़ों से अवगत कराते हैं कि किस प्रकार से ये जो अमूल्य औषधियाँ आपके किचन में पड़ी हुई हैं उनको आप कैसे प्रयोग करें, जिससे कि आप अपने बड़े से बड़े रोगों को भी कम से कम कुछ ना कुछ उनमें इम्प्रूवमेंट जरूर पा सकते हैं। हालांकि आयुर्वेद में औषधियाँ हैं, पूरा एक मेडिकल सिस्टम है आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, उनका भी आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारे देश की एक बहुत प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, हमारे देश की एक धरोहर है। आज पूरे विश्व भर में आयुर्वेद को अपनाया जा रहा है। लगभग 40-50 कंट्रीज़ में तो मैं जा कर के विजिट करता हूँ लोगों को, वहाँ पर इसके बारे में नॉलेज देता हूँ, लोग बड़े इंटरेस्टेड हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारे अपने देश में जो इतनी बड़ी जो हमारे पास ज्ञान का सागर है और इतना बढ़िया हमारा हेल्थ का ये जो है एक हमारे पास ज्ञान पड़ा हुआ है, इसको अभी हम उतना प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अभी बढ़ा है कुछ प्रचलन पिछले कुछ वर्षों में, लेकिन अभी हमको इसको और आगे लाना है। और आपसे निवेदन है कि कोई भी रोग आपको हो, रोग हो या ना हो, स्वस्थ अवस्था में भी अगर आप हैं तो उस स्वस्थ अवस्था को बनाए रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आयुर्वेद में वर्णित हैं। थोड़ा सा आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करिए, आयुर्वेद के बारे में थोड़ा अध्ययन करिए। हमारे शो के माध्यम से हमारी वेबसाइट पर जाकर हमारे डॉक्टर से आप बातचीत कर सकते हैं, उसके बारे में ज्ञान जरूर प्राप्त करिए ताकि स्वस्थ रहें आप। तो डॉक्टर साहब, अब आपसे जानना चाहते हैं कि जो नस्य चिकित्सा को लेकर बहुत लोग ये मानते हैं कि ये बहुत महंगी होती है, इसके तरीके जो है उनसे आम आदमी घबराता है, कितना सच है ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि लगता है लोगों को पता नहीं नाक में कोई ऑपरेशन होगा या क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा साधारण है, सिंपल है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। कोई लगभग मैक्सिमम आधा घंटे का ट्रीटमेंट है, महंगा बिल्कुल नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसमें मुख्य रूप से जब आप जाएंगे चिकित्सा के लिए
तो थोड़ा सा मसाज होती है नाक के चारों तरफ, आंखों के चारों तरफ, फिर थोड़ा स्टीम देते हैं, उसके बाद नाक में वो दवाई डाली जाती है। डिपेंडिंग ऑन क्या आपका रोग है उसके अनुसार निर्धारित किया जाता है। तेल भी हम उसमें डालते हैं, कभी कभार मेडिकेटेड घी डालते हैं, कभी कभार कुछ काढ़े भी डालते हैं कषाय, और कभी जरूरत पड़े तो ताज़ा रस भी निकाल करके जड़ी बूटियों का नाक में डाला जाता है। डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज़ योर कंडीशन, व्हाट इज़ योर डिजीज, उसके अनुसार हम लोग निर्धारित करके ये चिकित्सा करते हैं। बहुत अच्छी चिकित्सा है, आप ज़रूर इसका प्रयोग करें। डेफिनेटली पहले कंसल्टेशन करनी पड़ेगी, डॉक्टर से परामर्श लेना पड़ेगा, और वो डॉक्टर ही आपको जो है फिर सुझाव देगा कि क्या करना है इसमें। और अब बात कर लेते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर चौहान आपको बताएंगे नस्य चिकित्सा को लेकर क्या है आज की संजीवनी। तो डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। इसको आयुर्वेद में प्रतिमर्श नस्य बोलते हैं। कई प्रकार के नस्य हैं। प्रतिमर्श यानी कि जो प्रतिदिन आप नस्य कर सकते हैं। सुबह आप नहाते हैं, थोड़ा सा तिल का तेल नाक में लगाएं या नाक में डालें, या थोड़ा सा बादाम का तेल हम कई बार डालने को वो आपको बोलते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, और ये करने से आप अपने मस्तिष्क को, आपकी नाक है और जो अंदर के जितने भी हमारे जो इंद्रियों के जो केंद्र हैं उनको स्वस्थ रख सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, जहाँ तक चिकित्सा की बात करें तो जिन लोगों को माइग्रेन है, माइग्रेन में जो है हम नस्य कराते हैं, उसमें माइग्रेन में नस्य बहुत अच्छा फायदा करता है। आमतौर पर हम कई बार आपको बताते हैं घी में केसर मिला करके नाक में डालने के लिए बोलते हैं, वो घर के लिए बताते हैं। लेकिन नस्य चिकित्सा की जब हम बात करते हैं तो वो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है, वो आपको एक डॉक्टर के अंडर में पंचकर्म सेंटर में जाकर ही कराना चाहिए। इसके अलावा नींद यदि आपको रात को नहीं आती है तो इसमें दो चीजें करते हैं, शिरोधारा और साथ में नस्य। और यदि आपको चेहरे पर कुछ जो है सुन्नपन आता है या फेस पर कोई हिस्सा थोड़ा सा जो है उसमें पैरालिसिस टाइप का हो गया है, तो वहाँ पर नस्य भी करते हैं, साथ में स्नेहन भी करते हैं और स्वेदन भी करते हैं। उससे काफ़ी लाभ मिलता है। और इसी प्रकार से नेजल एलर्जी, आपने बड़ा कॉमन सा नाम सुना होगा। लोग कहते हैं जी नाक में छींकें आती हैं, नाक में खुजली होती है, नाक से पानी आता है, तो उसके लिए तेल का नस्य कराया जाता है। क्योंकि हम अक्सर इसको देखते हैं कि कौन से दोष का प्रकोप है। अगर पित्त का प्रकोप है तो पित्त के शमन के लिए वो कोई तेल आपको डाला जाएगा। कफ का अगर है तो कफ के नाश करने के लिए वहाँ पर आपको नस्य दिया जाएगा। तो अच्छी चिकित्सा है। आपको अगर अवसर मिले तो कभी इसको ज़रूर आप प्रयोग करिए। और प्रयोग करने के लिए आयुर्वेदिक पंचकर्म सेंटर्स में अगर आप जाएं, और हमारे यहाँ तो फरीदाबाद में हमारा पूरा सेंटर है, वहाँ काफ़ी सारे लोग आते हैं और चिकित्सा लेते हैं। इस प्रकार से पंचकर्म के और भी जो है चिकित्सा हम वहाँ पर कराते हैं। तो अब डॉक्टर चौहान से जानते हैं कि अगर नस्य चिकित्सा कोई करा रहा है तो जाहिर सी बात है परहेज भी करना पड़ेगा जी। तो क्या हिदायत आप देना चाहते हैं? देखिए, एक तो जैसे ऐसा नहीं है कि खाना खाया तुरंत नस्य कर लिया, या कभी बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस कर रहे हैं तो नस्य कर लिया। कई कंडीशंस हैं, उनमें आपको ध्यान रखना पड़ता है और डॉक्टर से आपको समझाएंगे। दूसरा ये है कि अगर नस्य आप ले रहे हैं तो उसमें कई बार गले में आपके औषधि युक्त तेल जाता है, तो उसको थोड़ा देर रहने दीजिए। ऐसा नहीं कि कई लोग एकदम से बड़े विचलित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। बाद में उसको 10-15 मिनट जब थोड़ा सा उसका असर हो जाता है, बॉडी के अंदर उसका प्रभाव जब हो जाता है, तब आप थोड़ा सा गुनगुने पानी से गरारे वगैरह करके उसको साफ कर सकते हैं। कोई घबराने वाली बात नहीं है। और जो हिदायत डॉक्टर आपको देते हैं, जो भी एक्सपर्ट हैं, जो जिसके अंडर में आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो भी आपको स्पेसिफिक चीज़ें बताएं, खास तौर से खाने पीने के बारे में या किसी और तरह की जो वो हिदायतें देते हैं, उनको बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। ये जो पंचकर्म चिकित्सा है, इसमें विशेष रूप से इस चीज़ का बहुत महत्व है कि जो आपको बताया जाए, अगर वो कहें कि आपको खिचड़ी खानी है या आपको इस तरह का लाइट खाना खाना है, तो बिल्कुल खाइए। कई बार क्या है कि लोग वो परहेज तोड़ देते हैं। बॉडी आपकी जो है वो एक क्लीनिंग कंडीशन में है, एक से क्लीनिंग या शोधन चल रहा है शरीर के अंदर, उसमें गड़बड़ करेंगे तो रुकावट पैदा होगी, उसमें शोधन में रुकावट होगी, स्रोतस चैनल्स बंद हो जाएंगे, जो दोष बाहर निकलने चाहिए थे वो बाहर नहीं निकलेंगे, अंदर ही रुक जाएंगे। कि तुतलापन दूर करने के कारगर नुस्खे क्या हैं? तो डॉक्टर साहब, तुतलापन दूर करने को लेकर क्या है आज के संजीवनी? देखिए, जहाँ तक इसको समझना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति जो तुतलाता है वो क्यों तुतलाता है। कई कारण होते हैं। या तो मस्तिष्क का जो हमारे स्पीच सेंटर्स हैं वो कमजोर हैं। अगर ऐसी बात है तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, अभी नस्य की हमने जिक्र किया कि अश्वगंधा घी से उसको नस्य कराया जाए। अश्वगंधा बड़ी ताकत की चीज़ है, उसके मेडिकेटेड घी जो हम लोग बनाते हैं उससे उसको नस्य कराया जाए। या फिर जो है ब्राह्मी का सेवन वो किया कर सकते हैं। ब्राह्मी अगर खाएंगे
तो मस्तिष्क को शक्ति मिलती है। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को ब्राह्मी का चूर्ण सेवन करें। सिर में मालिश करना, बादाम के तेल से मालिश करना, उससे भी काफ़ी तरावट आती है, फ़ायदा मिलता है। और अगर कई लोगों को तुतलाने की आदत इसलिए कि कहीं उनका जीभ का कहीं कोई हिस्सा खराब है, कई बार पैलेट जो है उसके साथ ही आपकी जीभ चिपकी होती है, वो ज़रा चेक करना पड़ता है। तो कई बार डॉक्टर लोग उसको थोड़ा छोटा सा सर्जरी करके उसको हटा देते हैं वहाँ से, जो कर वो चिपका हुआ जो, तो फिर उससे उनकी आवाज़ खुल जाती है। और कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो इसलिए तुतलाते हैं, हकलाते हैं कि बहुत तेज बोलते हैं, स्पीड बड़ी तेज है उनकी। वात प्रकृति वाले लोग खासतौर से मैंने देखा है। तो अगर ऐसी आपकी है तो उसमें देखना क्या है, उसको थोड़ा स्लोली बोलना चाहिए। जिस सेंटेंस को आप बहुत स्पीड से बोल रहे हैं उसको थोड़ा स्लोली आप बोलें, इससे आपको फर्क पड़ेगा। और थोड़ा प्राणायाम इत्यादि करने से भी आपको डेफिनेटली फर्क पड़ेगा।